Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to our online biology classes and I'm your teacher Sadia Saqib. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के कोर्स में से चैप्टर नंबर 25 दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड दिस चैप्टर इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन द पोर्शन ऑफ इकोलॉजी राइट। हमने अपने सिलेबस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। आपने एनाटॉमी से रिलेटेड चैप्टर स्टडी किए, आपने फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर स्टडी कर लिए हैं। अब हम आज इकोलॉजी के पोर्शन से रिलेटेड अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। एज अ नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडिकेटिंग, आपको नेम से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि हमने इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, what type of relationship is there between man and his environment। ठीक है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने इन्वायरमेंट पे किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारे किस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल। तो अपने इस चैप्टर में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं पहले बता देती हूँ कि व्हाट आर द कॉन्टेंट्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। So we have to study first of all about ecology, ecosystem and environment, right? जो हमारे basically जो चैप्टर से रिलेटेड बायोलॉजी की ब्रांच है, हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। Then we will discuss about the biogeochemical cycle, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट biogeochemical cycle, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में हम बात करेंगे। Then we will discuss about the energy flow in the ecosystem, how energy is transferred in the ecosystem, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। Then another very important and something new for you, that is a succession, हम succession के बारे में बात करेंगे। Then population dynamics, population के characteristics और उसके features को हम discuss करेंगे। Then we will discuss in detail about the human impact on environment, what type of impact we as human beings we are causing on our environment, is this the positive impact or is this the negative impact, तो इसके बारे में हम discuss करेंगे। और इसके अंडर जो topics हम cover करेंगे that will be the pollution, global warming and resource depletion। So these are the contents of chapter number 25 man and his environment। तो अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट द इकोलॉजी, जिससे ये चैप्टर रिलेटेड है। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स with one another and with their environment, right? आपको अच्छी तरह से पता है, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमने बायोलॉजी को अपनी कन्वीनियंस के लिए बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है सो दैट वी कैन स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इन डिटेल। तो इन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच को हम इकोलॉजी का नाम भी देते हैं एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर एनवायरनमेंट। तो इसको हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। Then we have ecosystem, एक और terminology which we have to discuss। Ecosystem is the community of living organisms in conjunction with the non-living components of the environment interacting as a system, right? Ecosystem क्या है? As the name is indicating, eco की term environment को represent कर रही है। System, right? Now what is the ecosystem? Ecosystem is the community। community basically हमारे पास इसको हम define कर सकते हैं as a large group of species, large group of different types of living organisms which are staying together, राइट? एक लोकेलिटी है, एक रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ टाइम इकट्ठे सर्वाइव कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। द इकोसिस्टम इज़ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड दे आर इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। यानी एक लोकेलिटी है, एक रीजन हमने कंसिडर किया है, वहाँ पे एक कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो अपने इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ लाइक एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, इनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरेक्टिंग सिस्टम जिसमें ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो इसको हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ है और आप इससे यकीनन फैमिलियर भी होंगे, लेकिन हम इसे डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज इट्स इन्वायरमेंट और इट्स सराउंडिंग। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
उनको कंसिडर कर लेते हैं। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है। तो उसका जो भी सराउंडिंग एरिया है और उसके सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ वो इंटरेक्ट भी कर रहा है और उन कंपोनेंट्स का इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज इट्स इन्वायरमेंट और इट्स सराउंडिंग, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज़ करेंगे। सो इसलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किए ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाएं, राइट। उसके बाद अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमंस, राइट। और फिर हम देखेंगे कि इनका किस तरह का इंटरेक्शन हमें नज़र आता है इनके इन्वायरमेंट के साथ या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। अगर हम कुछ सेंचुरीज़ पीछे चले जाएं, तो अगर हम ह्यूमंस की कंडीशन को स्टडी करें कि किस तरह के इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग्स रहते थे और किस तरह का उनका इम्पैक्ट था उनके इन्वायरमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर हम बहुत सेंचुरीज़ पीछे जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे, टेक्नोलॉजीज़ उनके पास इतनी ज़्यादा एडवांस्ड मौजूद नहीं थी और बहुत ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज उनका लाइफस्टाइल नहीं था, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल था। और उसके साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन का नंबर भी बहुत कम था, तो जिसकी वजह से वो उनको इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल थे, वो इनको प्रॉपरली यूज़ करते थे और उनकी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती चली गई और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी इंक्रीज़ होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज ऐसी आ गई कि एक कंपटीशन डेवलप हो गया इन द ह्यूमन पॉपुलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स इन द ह्यूमन इंडिविजुअल्स अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, क्योंकि नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज़ होता जा रहा था लेकिन रिसोर्सेज उतने के उतने थे। सो दैट्स वाई उसके लिए कंपटीशन डेवलप हो गया। तो फिर उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत सारी टेक्निक्स इन्वेंट करना शुरू कर दी, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाना शुरू कर दी ताकि वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को ज़्यादा बेटर वे में किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ह्यूमन बीइंग्स ने अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाना शुरू कर दिया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें अपने इन्वायरमेंट पे नज़र आना शुरू हो गया, राइट। उसकी एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जो तरक्की है, जो उन्होंने प्रोग्रेस सारी की है अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं, डिफरेंट फील्ड्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं और गर्ज़ ये कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए बहुत से नए काम करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इन्वायरमेंट पे नज़र आना शुरू हो गया इन द फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता चला जा रहा है। आपको एयर पोल्यूशन नज़र आती है, आपको वाटर पोल्यूशन नज़र आती है, आपको लैंड पोल्यूशन नज़र आती है, तो दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी तरह से एयर पोल्यूशन जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही है, व्हीकल्स का नंबर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन और डेफिनेटली वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर एनवायरनमेंट इन अ बेटर वे विदाउट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर इसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हम अपने एनवायरनमेंट पे क्रिएट करते चले गए तो डेफिनेटली हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है और इसके सोल्यूशन के बारे में भी हमें सोचना है कि हाउ वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट बेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बात करते हैं अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैपनिंग इन आवर इकोसिस्टम इन आवर एनवायरनमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का भी। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो का वर्ड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बायोजियोकेमिकल, जियो का वर्ड जो है वो अर्थ से रिलेटेड है और केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स एंड साइकिल्स, साइक्लिक रिएक्शंस, राइट। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द सर्कुलेशन ऑफ द एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स from environment to living organisms and then back to environment is called as biogeochemical cycle, right? So biogeochemical cycle में basically क्या होता है कि जो elements हैं, जो nutrients हैं, जो materials which are required by the living organisms and they are present in the surrounding environment, तो वो environment से living organisms में जाते हैं। किस तरह से जाते हैं? by series of various activities, various reactions,
various functions performed by living organism, so they become the part of their bodies, they become the part of the living organism. So nutrients or elements, they are consumed by the living organisms from their environment. तो environment से living organisms में चले गए, लेकिन again from living organisms after their death and decay they are returned to the environment, right? So from environment to living organisms, then back to the environment in a cyclic way, in a cyclic manner, with the help of series of various biochemical activities or reactions. This is basically called as biogeochemical cycle. और ये हमारे environment का एक बहुत important phenomena है, क्योंकि अगर biogeochemical cycles disturb हो जाएंगे, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो डेफिनेटली पूरे का पूरा इकोसिस्टम और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो इनका रेगुलेट होना, इनका बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस ख़राब हो जाएगा, राइट? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है. तो नाउ व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स और बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स? ये हम बेसिकली एक ही मटीरियल के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं. बायो का वर्ड अब आप अच्छी तरह से इसके बारे में फैमिलियर है कि दिस वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट द लाइफ or living organisms. So bioelements, chemical elements which are required by living organisms, वो elements, वो chemical elements जो living organisms को ज़रूरत होते हैं, and they become the part of their cells, they become the part of their bodies. These are basically called as bioelements, और हम इनको biogenic elements का नाम भी दे देते हैं. और in simple words we can use the term nutrients, right? That these nutrients are required by the living organisms. तो bioelements, biogenic elements और nutrient, this is the requirement of the living organisms to survive, to perform their various activities. अब इन nutrients को हमने दो categories में divide कर दिया है, depending upon the requirement of the living organisms, in how much quantity these nutrients are required by the living organisms. These are basically macronutrients and micronutrients. मैक्रो का लिटरल मीनिंग होता है लार्ज क्वांटिटी, और न्यूट्रिएंट, बायो एलिमेंट्स, बायोजेनिक एलिमेंट्स, यूजफुल मटेरियल्स, यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज क्वांटिटीज. और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन में ज़रूरत है, जिनकी इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली. इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड. ऑल दीज बायो एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए. सेकेंड हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो का लिटरल मीनिंग होता है स्मॉल. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल दे रिक्वायर देम. हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. दे नीड देम अपने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, रिएक्शंस के लिए. दे रिक्वायर दीज न्यूट्रिएंट्स बट इन लेस क्वांटिटी. क्वांटिटी इनकी ज़्यादा नहीं होती है, सो दैट्स वाई हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंक, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा. दीज एलिमेंट्स, दीज बायो एलिमेंट्स, दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ आर बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दोनों की ज़रूरत होती है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए. इसके बाद यहाँ पे अब हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज अ रिजर्वायर. रिजर्वायर ऑफ व्हाट? रिजर्वायर बेसिकली आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज रिजर्वायर, और इट्स द एरिया, इट्स द प्लेस, इट्स अ सिस्टम विच स्टोर समथिंग, राइट? सो रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अभी हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट? कि हमें कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वायर मिलते हैं और वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सराउंडिंग इन्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं. तो कोई भी हमारे पास अगर न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है तो हम उसको दो फैक्टर्स की बेसिस पे स्टडी करते हैं. उसके हम दो प्रॉपर्टीज उसकी हम स्टडी करते हैं. एक तो ये कि वेदर दिस रिजर्वायर इज कंटेनिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल, यानी ये ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर है या इनऑर्गेनिक मटीरियल्स का रिजर्वायर है. एंड होपफुली आप सबको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंट बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, ठीक है? तो हम रिजर्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ मटीरियल्स विच दे आर कंटेनिंग, whether it is organic material or whether it is inorganic material. और सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड फैक्टर जिसकी बेसिस पे हम किसी भी रिजर्वायर को कंसिडर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं,
That is, either the nutrients are available or unavailable for use to the living organisms. That means कि क्या nutrients living organisms को direct use के लिए available हैं या available नहीं हैं. So ये दो factors हैं जिसकी basis पे हम किसी भी nutrients के रिजर्वायर को स्टडी करते हैं. एक फैक्टर हमने डिस्कस किया कि वेदर दे आर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स और वेदर दे आर कंटेनिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट. और दूसरा हमने ये देखा कि वेदर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल फॉर यूज और वेदर दे आर अनअवेलेबल. क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो इस बेसिस पे हम किसी भी न्यूट्रिएंट रिजर्वायर को स्टडी करते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट. Now we will discuss about various type of nutrient reservoirs or sources present in our ecosystem, in our surrounding, in our environment. ठीक है. अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के रिजर्वायर्स हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर. न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग इन द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर सर्कुलेटेड. और बेसिकली ये पॉइंट रिलेटेड है हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के साथ ही कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स, बायो एलिमेंट्स या मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहे हैं, एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में, उससे तीसरे रिजर्वायर में एंड सो ऑन, और फिर दोबारा से अपने ओरिजिन पॉइंट पे वो वापस किस तरह से आ जाते हैं. तो दैट इज बेसिकली द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम और विद इन द इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक फ्लो शीट बनी हुई है. इसको हम यहाँ पे अब पहले डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल बायोजियोकेमिकल cycle और different type of reservoirs included in it, right. So पहला बॉक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर. It is labeled as reservoir A. इसको हमने रिजर्वायर ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है. सेकेंड बॉक्स यहाँ पे मैंने रिजर्वायर बी से लेबल किया हुआ है. थर्ड बॉक्स मैंने यहाँ पे रिजर्वायर सी से लेबल किया हुआ है. एंड द फोर्थ वन इज द रिजर्वायर डी. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स, राइट, इस फ्लो चार्ट के अंदर. और ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट है और इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है. इसको अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय इट और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. रिजर्वायर ए को अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस रिजर्वायर ए कंटेन्स ऑर्गेनिक मटीरियल, राइट. अब यहाँ पे मैंने फुल सेंटेंसेस नहीं लिखे हुए जस्ट टू सेव द स्पेस, क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है. तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मटीरियल एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी अबाउट द रिजर्वायर कि हम उसको 2 फैक्टर्स की बेसिस पे कंसिडर करते हैं कि उसमें व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और वेदर इट इज अवेलेबल और अनअवेलेबल. तो रिजर्वायर ए कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज अवेलेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूज कर सकते हैं. अब ये किस फॉर्म में होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट बॉडीज हैं, एनिमल्स हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, जो सर्वाइव कर रहे हैं, मौजूद हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर. हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं रिजर्वायर ए में. और जो दूसरा हमारे पास है दैट इज अ डेट्रीटस, डेड ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हो जाती है तो देयर डिकेइंग बॉडीज दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड, तो उसको हम डेट्रीटस का नाम देते हैं. तो इन दोनों सोर्सेज को यूज किया जा सकता है, राइट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं अपने फूड सोर्स के तौर पे, अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे. और इसी तरह से हमारे पास कुछ डेट्रीटस फीडर्स भी होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. सो दिस इज द रिजर्वायर ए which is a source of the nutrients और source of the materials, right. अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कुछ मटीरियल, राइट, कुछ डेट्रीटस है या जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल है उसकी फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है. There can be fossilization, that means formation of the fossils. Fossils क्या होते हैं कि dead remains of living organisms, राइट, वो अर्थ की डीपर लेयर्स के अंदर बरी हो जाते हैं. दे आर नॉट डिकम्पोज्ड, वो डिकम्पोज नहीं होते, वो एज इट इज प्रिजर्व हो जाते हैं या फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कुछ दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन इट बिकम्स द रिजर्वायर बी. Now this is the reservoir B and it contains organic materials, यानी ये जो source of nutrients है that is the organic, but second जो factor हमारे पास है but it is unavailable,
इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। क्योंकि जब यहाँ पे इस डेट्रीटस की या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉसिलाइजेशन हो गई है, तो फॉसिलाइजेशन के बाद इसकी नेचर तो चेंज नहीं हुई है, it is still the organic material but it is unavailable for the consumption of the living organisms. So organic material is present but unavailable for direct use by living organism. तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है कोल, ऑयल और पीट एक्सेट्रा, ठीक है, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम भी देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, लेकिन इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर? बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। जब इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है टू जेनरेट द एनर्जी, लाइक हम कोल को, ऑयल को, पेट्रोलियम को, पीट को बर्न करते हैं, तो उस बर्निंग के रिजल्ट में एनर्जी जनरेट होती है जिसको फिर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो उस बर्निंग के रिजल्ट में हमारे पास हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में रिजर्वायर सी डेवलप हो जाता है, ठीक है। रिजर्वायर सी अब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड दे आर अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो रिजर्वायर सी डेवलप हुआ है बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसकी नेचर क्या है? नाउ इट हैज बिकम इनऑर्गेनिक इन नेचर। पहले ऑर्गेनिक मटेरियल थे, अब ये इनऑर्गेनिक हो गए हैं, एंड दे आर अवेलेबल एज द न्यूट्रिएंट, जिसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कहाँ पे हमें मिल सकते हैं? दे मे बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन द सॉइल, इन द वाटर, राइट। और रिजर्वायर सी के डेवलप होने में एक और सोर्स हमारे पास है, बाय द रेस्पायरेशन, by the decomposition and by excretion from reservoir A। रिजर्वायर ए में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उनमें जब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या उनकी डेथ के बाद उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है और दे आर डूइंग एक्सक्रीशन, तो उस एक्सक्रीशन के रिजल्ट में भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच आर मेकिंग द रिजर्वायर सी इन द इकोसिस्टम, इन द एनवायरमेंट, राइट। और इस रिजर्वायर सी से फिर मटेरियल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे वाटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो वो दोबारा से ऑर्गेनिक मटेरियल जनरेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलेशन हो रही है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की, राइट। उसके बाद रिजर्वायर सी हमारे पास जो है ये फर्दर रिजर्वायर डी कॉज कर सकता है बाय विदरिंग, राइट। विदरिंग के रिजल्ट में इसमें से कुछ मटेरियल्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और हमारे पास रिजर्वायर डी की फॉर्मेशन हो जाती है। और रिजर्वायर डी की क्या प्रॉपर्टी है? इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बट दीज आर अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। डायरेक्टली इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्वायर सी में हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बने थे वो सॉलिडिफाई हो गए इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो वो रॉक्स और मिनरल्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो गए, तो हमारे पास एक और रिजर्वायर डेवलप हो गया है हमारे इकोसिस्टम में, जिसको हमने रिजर्वायर डी का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर अनअवेलेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स विच आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम और इन द एनवायरमेंट, एंड यू कैन सी कि ये सब रिजर्वायर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। रिजर्वायर ए, बी, सी एंड डी, ये चारों रिजर्वायर्स विच आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। और एक सोर्स से न्यूट्रिएंट्स दूसरे सोर्स में जा रहे हैं, वहाँ से तीसरे में और चौथे में, और इनकी सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, और इसी को बेसिकली हम बायोजियोकेमिकल साइकिल का नाम देते हैं। और अगर ये नॉर्मल तरीके से ये साइकिल्स कंटिन्यू रहेंगे तो ही हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहेगा। और अगर इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स में और इनके रिजर्वायर्स में कोई डिस्टर्बेंस आती है, इस सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आती है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी बैडली डिस्टर्ब्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड रिजर्वायर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।